नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। यास तूफान का जैसा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसी तरह सीमावर्ती क्षेत्र खासकर कोल्हान क्षेत्र और झारखंड में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना विलंब किए सर्वे कराई जाए, ताकि जितनी भी क्षति अब तक पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। क्योंकि एक तो कोरोना का काल चल रहा है और लोगों के घर गिर रहे हैं, तो उतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वे फिर से घर बनाएं। तो इसे देखते हुए सरकार लोगों की मदद करे। तूफान आया है यस, जिससे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ तो काफ़ी कुछ क्षति है, लेकिन उससे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके कोल्हान प्रमंडल की जो भी खबरें आई है या झारखंड के दूसरे भी क्षेत्रों में, तो हम सरकार से कहेंगे कि बिना विलंब किए उसका बिल्कुल सर्वे करा लेना चाहिए और जितनी भी जो क्षति हुई है लोगों की, उस क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को उपलब्ध करा दे। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी समय उसको नहीं बिताने चाहिए। तो इस कोरोना काल में ट्विटर राजनीतिक पार्टियों के लिए एक हथियार साबित हो रहा है। आए दिन पार्टियों की तरफ से ट्विटर पर कई पोस्ट देखने को मिलते हैं। एक बार फिर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिए जाने की मांग की है, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। के कारण ग्रामीण इलाके का विकास कार्य प्रभावित होगा, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि संविधान के आर्टिकल 352 में स्पष्ट है और उस आर्टिकल के तहत देश में 3 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आज देश और राज्य आपात स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना को लेकर के आम लोग परेशान हैं, चुनाव स्थगित है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि चूंकि जब पंचायत का चुनाव नहीं हो पा रहा है, वैसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास प्रभावित न हो पाए। कोविड-19 से बचाव को लेकर जहां एक ओर राज्य सरकार हर संभव प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए कई लोग भी आगे आ रहे हैं, जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी भी शामिल हैं। इस कड़ी में बोकारो के पूर्व विद्यार्थी ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए उसका आभार जताया। बताते चले कि इससे पूर्व दोरंडा स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया था। तो पूर्व विद्यार्थी ने सीएम हेमंत सोरेन को पल्स ऑक्सीमीटर दिया है, जिसके सहयोग के लिए सीएम ने भी उस छात्र का आभार जताया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी दोरंडा स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया था। तो जहां कोरोना से बचाव को लेकर सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार की मदद के लिए कई लोग भी आगे आ रहे हैं। तो कोरोना से बचाव को लेकर जहां सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, तो वहीं अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन भी सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और उनकी मदद करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी भी लगातार आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि बोकारो के पूर्व विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन प्रदान किया। एक महामारी खत्म नहीं हुई तो दूसरी आफत सिर पर मंडराने लगी है। कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस डरा रहा है। कोरोना के पीछे नई बीमारियों ने चुपके से अटैक किया। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह ब्लैक फंगस अपने फंगस में फंसा रहा है। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी कोरोना गया नहीं, नई आफत आ गई। अब हिंदुस्तान में काली महामारी ने पसारे पांव।
कोरोना से ठीक हुए तो ब्लैक फंगस का खतरा। कोरोना महामारी का ब्लैक सच। एक महामारी खत्म नहीं हुई कि दूसरी आफत सिर पर मंडराने लगी है। कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस डरा रहा है। कोरोना के पीछे पीछे नई बीमारी ने चुपके से अटैक किया। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह ब्लैक फंगस अपने फंगस में फंसा रहा है। 18 राज्यों में ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं देश में कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस का भी कहर टूट रहा है। कमजोर इम्यूनिटी और स्टेरॉइड को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। डॉक्टरों की इस पर अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह भारत में ब्लैक फंगस बेकाबू हो रहा है, उस तरह किसी अन्य देश में नहीं देखा जा रहा। देश भर में अब तक कुल 11,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत में ब्लैक फंगस से जो पीड़ित पाए जा रहे हैं, ज्यादातर कोरोना संक्रमण या फिर शुगर के मरीज हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण: बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस फूलना, नाक बंद होना, नाक में खून आना, आंख में दर्द, आंख फूल जाना, चेहरे पर एक तरफ दर्द या सूजन आना, दांत में दर्द हो, दांत हिलना, खांसने में मुंह से खून निकलना। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद फंगस टेंशन दे रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, देश में उसकी भारी किल्लत भी देखी जा रही है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि सावधान रहे और शुरुआती इलाज से ब्लैक फंगस से जंग जीती जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग ब्लैक फंगस को पहचानेंगे कैसे, तभी उसको हम लोग वो जानेंगे। ब्लैक फंगस हमारे नाक के रास्ते आता है और सबसे पहले नाक के साइनसेस को इन्वॉल्व करता है। उसके नज़दीक में ये आँखों के रास्ते जाएगा, आँखों को इन्वॉल्व करेगा और फिर ब्रेन में चला जाएगा, तो फिर पेशेंट की मृत्यु होती है। नाक के रास्ते ये फेफड़े में जाता है और फेफड़े को इन्वॉल्व करने के बाद पेशेंट का डेथ रेट वहाँ पे बढ़ जाता है। तो लक्षण में हमारा नाक में सूजन आना, आँखों में सूजन आना, आँखों की रोशनी चली जानी, बुखार आना, और फंगस जहाँ भी एरिया को इन्वॉल्व करता है वो पूरा एरिया ना ब्लैकिश हो जाता है, इसीलिए इसका ब्लैक फंगस नाम है। देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामले में गिरावट आई है, लेकिन अभी लोग हर दिन लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के साथ साथ अब तमाम राज्यों के लिए ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। लॉकडाउन में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अपने किए ऐलान के अनुसार राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में राशन वो दे रही है। राशन कार्ड धारी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। लेकिन भागलपुर में PDS के जरिए दिए जा रहे अनाज में जो चावल बांटे जा रहे हैं वो अरवा के चावल है, जो कोई भी गरीब गुरबा नहीं खाता है, बल्कि उससे अरबा चावल को बाजार के दुकानदारों में बेचकर उसने चावल खरीदकर घर ले आता है। पूरे प्रकरण को भागलपुर के सह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आपातकाल में गरीबों को खाने लायक अनाज उपलब्ध कराया जाए। बिहार सरकार के द्वारा जो जरूरतमंद और लोगों को, गरीब लोगों को जो अनाज बांटा जा रहा है, वो चावल खास करके अरवा चावल बांटा जा रहा है। आप झारखंड में देख लीजिए, उसना चावल बांटा जा रहा है। पहले भी यहाँ उसना चावल बांटा गया है। हो क्या रहा है उनको पता नहीं है। जो आपूर्ति पदाधिकारी लोग लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को सही सूचना नहीं दे रहे हैं। वो अरवा चावल तो खाते नहीं है, कोई नहीं खाता। वो लोग क्या करते हैं, लेके कहीं मिल में, कहीं सस्ते दामों में कहीं बेच देते हैं, तो उनको तो फायदा आया नहीं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, पूरे आपूर्ति पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी बोलिए कि उसना चावल उपलब्ध करा के गरीब और जरूरतमंदों को बांटने का काम करे। अरवा चावल बांटने से आपको वह बिक जाता है मिलों में इधर उधर, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप उसना चावल का प्रबंध करने का काम कीजिए। अरवा मिलता है।
गोदाम में ही अरवा चारा है, इसलिए गोदाम से मिलता है तो देते हम लोग बांटते हैं। और इस महीने में दोनों महीने का फ्री मिल रहा है अनाज। मतलब ये एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सीएम का पैसा किसी ग्राहक से नहीं ले रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में। लेकिन अरवा चावल ले जाता तो क्या लग रहा कि कोई खाता होगा? अरे बोलता है खाते हैं, अब उसे आगे लेके क्या करता है उसके लिए हमको क्या जानकारी है। सांसद जयंत सिन्हा की तरफ से कोरोना काल में किए कार्यों की व्यापक चर्चा करते हुए बीजेपी पूर्व प्रत्याशी सह सांसद प्रतिनिधि कुंटू बाबा ने सांसद के प्रयासों को अभूतपूर्व करार दिया है। वे उनका कहना है कि सांसद जयंत सिन्हा ने क्षेत्र के कोने कोने में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने और आम आवाम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। साथ ही बहुत हद तक कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में भी वो कामयाब रहे हैं। PTPS पे आप देख रहे होंगे NTPC से मिलके वहाँ पे भी 125 बेड का इंतजाम इन्होंने करवाया, ऑक्सीजन युक्त बेड का। रामगढ़ छावनी परिषद अस्पताल में भी 40 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था उन्होंने करवाई। और सबसे बड़ी बात है उनका अपने क्षेत्र के बारे में जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। वो रामगढ़ क्षेत्र में विदेश से बात करके वैक्सीनेशन प्लांट भी यहाँ पर लगवाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बिहार में यास तूफान का चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में आम जनजीवन पर तूफान का असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर जिले की बात करें तो तेज हवाओं के साथ साथ बारिश के कारण बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। साथ ही जगह जगह हुए जल जमाव के कारण लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यास तूफान के प्रभाव से बिहार सहित कई राज्यों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण बिहार के कई जिलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इनमें मधुबनी जिला भी शामिल है। जिले में हर तरफ पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए भारी समस्या पैदा हो गई है। 24 घंटे से पानी होने की वजह से झंझारपुर के रेलवे अंडरपास और SBI बैंकों के अंदर पानी प्रवेश कर गया है। जो यास तूफान है इस पर सर बोला जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्व में ही फोरकास्ट हम लोग को पता चल जाता है, तो यह हम लोग को संसूचित है कि 27 से 30 के बीच यास चक्रवात का असर अपने इलाके में भी पड़ सकता है और उसका असर वर्तमान में देखा भी जा रहा है। जो हल्की से मध्यम गति से बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही है। ऐसे में लोगों को हम यही कहेंगे कि यथासंभव वे अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। यास का कहर बिहार में सभी तरफ देखने को मिल रहा है। बिहार के कई शहरों की तरह पूर्णिया की भी स्थिति खराब हो गई है। जल जमाव के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नालियों के जाम रहने से शहर के कई इलाकों में जल निकासी बाधित हो गई है। वहीं नाली का सारा कचरा भी सड़क पर आ चुका है। निगम के दावों का पोल खोलता ये नजारा कोरोना संक्रमण काल में कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। परेशानी इतनी है कि जिसको गिनाते गिनाते खत्म हो जाएगा दिन, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होगी। यहाँ तमाम नाला जाम है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने घर सोए रहते हैं, एक बार झांकने तक नहीं आते हैं। स्थिति बद से बदतर है। नगर निगम का क्या मामला है, हर बार यही आश्वासन मिलता है कि इस बार आपका इस सत्र में नाला बन रहा है, तो इस सत्र में नाला बन रहा है, लेकिन आज तक नाला नहीं बना। आखिर क्या हर गली का नाला बन गया? इतना नगर निगम में फंड आ रहा है करोड़ों करोड़ का, उसके बावजूद भी वार्ड नंबर 21 में नाला नहीं बन रहा। क्या इसका वजह है? कि यहाँ नेतागिरी ज़्यादा है। कोई आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है इस नाले। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नालियां जाम है, जिस वजह से नल निकासी बाधित हो रही है और लोगों को भी
कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से वहां पे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। नाली का सारा कचरा भी सड़क पर आ गया है और ये तस्वीरें कोरोना संक्रमण काल में कई बीमारियों को न्योता भी दे सकती है। तो यास का कहर बिहार में हर तरफ देखने को मिल रहा है। पूर्णिया की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बाल विवाह की तस्वीर नवादा जिले के वारिस अलीगंज थाना के मंजौर गांव की निकली। दरअसल सोशल मीडिया पर बाल विवाह की तस्वीर तुषार श्रीवास्तव की तरफ से ट्वीट की गई थी और लिखा गया था कि बिहार के नवादा की ये मार्मिक तस्वीर अपनी गरीबी को बता रही है। वायरल ट्वीट में जिले का नाम आने पर स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है और प्रशासन वायरल बाल विवाह की तस्वीर की जांच में जुट गया है, जिसमें करीब 4 घंटे के बाद ये जानकारी सामने आई कि मंजौर गांव की लड़की है। सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन दल बल के साथ मंजौर गांव पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया है। हमारे गांव की कोई बच्ची की शादी 8 बरस में नहीं होती है और भूमिहार वर्ग में बिना 20-19 के नीचे शादी नहीं होती है। ये कहीं से पूछ लिया जाए कि छोटे तबके के जाति में 8 बरस और 10 बरस के बच्ची की शादी होता है, लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण में 8 बरस के बच्ची की शादी नहीं होता है सर। वो भी अब नहीं कर रहा। आज सुबह मॉर्निंग में एक ट्विटर हैंडलर के द्वारा एक नवादा की खबर छपी, जिसमें कि एक बच्ची के शादी को लेकर कुछ ट्वीट किया गया, जिसकी जांच पड़ताल हेतु हम लोगों ने यहाँ पे एक उच्च स्तरीय जांच टीम भेजी स्थल पे। वारिसलीगंज में जो जगह है, ये पंचायत है, मंजौर पंचायत है, वहाँ पे एसडीएम और एसडीपीओ की अध्यक्षता में एक टीम को हम लोगों ने भेजा और वहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन सबसे इस संबंध में बात की गई। वहाँ पे इस पंचायत के, इस गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उन सबके द्वारा इस मामले की जानकारी ली गई। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व प्रधान रमेश राम पिछले 24 मई से लापता थे, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं 2 दिन पहले सुल्तानपुर में रेल ट्रैक पर प्रधान का शव मिला है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों में पुलिस पर लापरवाही का उन्होंने आरोप लगाया। शव मिलने के बाद ग्रामीण ने शव को रखकर NH2 को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर ASP CO सदर सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंचकर उन्होंने मौजूद ग्रामीणों को समझाया। अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला छपरा का है, जहां एकमा थाना के तहत अस्पताल के पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की प्रयास से उसके दौरान कंपनी के मैनेजर को गोली मार दी। अपराधी उसे गोली मारने के बाद भी लूट में सफल नहीं हो सके और हंगामा बढ़ता देख अपराधी उसके पॉकेट से 2000 रुपये, ATM कार्ड और मोबाइल को लूट कर फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना यही हुआ कि 3 आदमी आया और इनसे बोला कि हमको पैसा जमा करना है, तो ये बोले कि पैसा लाइए जमा करने के लिए। उसके बाद इनको पकड़ लिया सब और उसके बाद मारने लगा। इनका ATM जो भी था छीन लिया। चाबी मांग रहा था कि चाबी दीजिए पैसा के लिए, तो इन्होंने नहीं दिया। तब तक इनको गोली मार दिया सब। उसके बाद ये पकड़ करके उन लोग से झड़प हुआ। उसके बाद ये नीचे तक खींच के लाया। उसके बाद इनको धक्का मार करके भाग गया सब। बारिश ने पाकुड़ जिले के हिरणपुर की सड़कों की सूरत बिल्कुल बदल कर रख दी है। वहीं कई जगह सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे फिसलन बढ़ गई है। कई मुख्य मार्गों और चौराहों पर गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं
कि वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं पानी भरा होने के कारण गड्ढों की गहराई का पता नहीं चल पाता है। यास के कारण 3 दिन हुई तेज बारिश से सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है और वहीं इस बारिश ने सड़कों की भी पोल खोल के रख दी है। कुछ महीने पाकुड़ के सड़कों की मरम्मत की गई थी, इसके बावजूद 3 दिन की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कहना चाहते हैं कभी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। काफ़ी दिनों से, सालों भर से ऐसा ही खराब रास्ता है, उबड़ खाबड़ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई आता भी नहीं है देखने के लिए। इतना बड़ा बड़ा मंत्री इधर से पार होता है लेकिन गड्ढा नहीं देखता है। गड्ढा बंद हो जाएगा तो आदमी का सुविधा होगा। काफ़ी दिनों से ऐसा ही है, प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले भी काम हुआ है लेकिन ये जगह छोड़कर ही काम किया गया है। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यास तूफान ने राजधानी पटना की सूरत को भी बिगाड़ दिया है। शहर में हर तरफ बारिश के कारण पानी भर गया है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े दूसरे सरकारी अस्पताल एनएमसीएच, जिसको कोविड डेडिकेटेड घोषित किया गया है, वे एक तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने एनएमसीएच की क्या हालत बना दी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि यास तूफान से मिले अलर्ट के अनुसार एनएमसीएच परिसर में जल जमाव से निपटने की व्यवस्था कर ली गई है। बावजूद इसके जो स्थिति एनएमसीएच परिसर और उसके आसपास की सड़कों की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के अंदर की स्थिति क्या होगी, और ये आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में यहाँ काफ़ी पानी पड़ सकता है। तो पहले भी यहाँ पर जल जमाव हुआ करता रहा है, यद्यपि लास्ट ईयर हम लोग मुस्तैदी से पानी नहीं जमा हुआ था। तो हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, हमारी टीम मुस्तैद है कि यहाँ से जो है पानी का जो पंपिंग आउट का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो इफ़ेक्टिवली काम करे कि पानी नहीं लगे हमारे कैंपस में। इसके लिए हम लोग नाला को सब साफ़ सफाई करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी पंपिंग स्टेशन है उस सब को सपोर्ट कर रहे हैं, देख ले रहे हैं कि सब मोटर बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पानी जल जमाव नहीं होगा। हमको दिक्कत यही हो रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है। यहाँ पानी उनी जम गया है, इसमें पानी आने जाने में दिक्कत हो रहा है और यहीं कुछ भी ले जाने लाने में दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। किस अस्पताल में भर्ती हो तुम? IGMS में। NMCH? कौन भर्ती है? पापा। क्या हुआ? वही बोल रहे हैं कि फेफड़ा खराब हो गया। साइबर क्राइम की खबरें आमतौर पर देखने को मिलती है। ये मामला छपरा का है, जहां राम जयपाल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इरफान अली साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। प्रोफेसर इरफान अली के खाते से 14,55,000 रुपए की फर्जी निकासी की गई है। ये निकासी 3 बार में उनके खाते से की गई है, जो कि कोलकाता के राजेश मन्ना नाम के युवक के खाते में ट्रांसफर की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। बालूमाथ के एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेरनहोपा गांव से 39 बोरा डोडा बरामद किया है। वही मामले से जुड़े एक युवक की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद गिरफ्तार युवक से पूछताछ करने से मामले में जुड़े अन्य लोग भी बेनकाब हो सकते हैं। बताते चले कि बरियातू TOP प्रभारी कुबेर साफ के नेतृत्व में गठित टीम को ये सफलता मिली है। यास तूफान के कहर के बीच बिहार सरकार की टीकाकरण एक्सप्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है। ब्लॉक और पंचायत लेवल के स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना से जागरूक करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन ने पद्मश्री से पुरस्कृत दुलारी देवी और मैथिली की गायिका मैथिली ठाकुर के द्वारा वीडियो बनाकर उसे जनहित में जारी कर लोगों से टीका लगवाने की अपील की है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।